खबरों की तरफ हम चलते हैं। मेजर खबर जो थी आज ऑडिटर जनरल कैरन होगन की, वो तो माजिद भाई आपको दे चुके हैं। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं और दूसरी तरफ हमारी जो कनाडा की खबर है वो ये है कि कनाडा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यानी कि जो कनाडा चैप्टर है इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल का, उन्होंने कहा जी कि हमारे ऊपर बहुत सारे साइबर अटैक्स जो हैं वो होते रहे हैं और हम बिलीव करते हैं कि ये चाइना हमें करता रहा है। वो कहता है जी पहला ब्रीच जो था अक्टूबर 5 को जो है वो देखा गया था और उसके बाद हमने एक जो इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी फर्म सिक्योर वर्क्स है उसको बोला था। तो उन्होंने जो अपनी की थी सारी प्रोब की थी, उससे पता चला था कि शायद चाइनीज स्टेट जो है ये स्पॉन्सर कर रही है कि हमारे ऊपर हमारे सिस्टम्स पे साइबर अटैक किया जाए। इन्होंने आज कनाडा ब्रांच ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि वी ऑलवेज अप होल्ड ह्यूमन राइट्स, तो हम ये करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने बाकी लोगों को भी, जर्नलिस्टों को और एक्टिविस्ट को कहा है कि आप भी ज़रा सावधान रहें। ठीक है जी। टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड जो है, टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड, उसकी आज एक खबर आई है और उसके मुताबिक जो एवरेज सेलिंग प्राइस है घरों की वो तकरीबन $10,000 से नीचे आई है। वो कह रहे हैं जी कि एंड दिस इज अक्रॉस ऑल प्रॉपर्टी टाइप्स, जो कि 1,79,398 को नवंबर में टच कर रही थी, जबकि अक्टूबर में ये थी 1,89,428 को। तो इनकी जो प्राइसेस हैं 5.5% से नीचे आई हैं। सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन देखे गए हैं वो सेमी डिटैच्ड और डिटैच्ड होम्स में। डिटैच्ड होम्स 11.3% से नीचे आए हैं और सेमी डिटैच्ड होम्स 13.9। कॉन्डो मार्केट थोड़ी सी जो है वो रिजिलियंट है क्योंकि इसके अंदर जो गिरावट है वो सिर्फ 0.9% से आई है। न्यू लिस्टिंग्स जो हैं वो भी नीचे आई हैं 11.6% से, और इसके अलावा सेल्स जो हैं वो तो 49.4% से नीचे आई हैं। और वो कह रहे हैं जी कि ये ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी 49% से नीचे आई है। जाहिर है कि वो ऑब्वियस ही है क्योंकि ओवरनाइट लैंडिंग रेट वो बढ़ाते जा रहे हैं बैंक ऑफ कनाडा वाले, तो मॉर्गेजेस हाई हो गई हैं तो इसलिए लोग नहीं रहे। क्यूबेक के जनाब आज सिविल जज जो हैं उन्होंने आज बड़ी राहत दी है मेजर जनरल डैनी फोर्टीन को, क्योंकि आपको पता ही है इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का एक केस डाला गया था 1988 में, जब अपने मिलिट्री कॉलेज सेंट जॉन सू रिशियो में ये पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर एक लेडी ने कहा था कि ये मेरे बेड में आ गए थे और कुछ ख़राब हरकतें कर रहे थे, तो इन्होंने हमेशा से डिनाई किया था। लेकिन आज जो जज रिचर्ड मेरेडिथ हैं उन्होंने कहा है कि बिल्कुल विक्टिम को हम डाउट नहीं कर रहे, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, बट क्राउन ये इस्टेब्लिश बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करने से में कामयाब नहीं हुआ है कि वो उसके अंदर 14 साहब थे वो शामिल थे। तो डैनी 14 ने आज कहा है प्रेस को कि भाई मैं तो पहले से ही कह रहा था और मेरी जो है पोजीशन भी रिस्टोर की जाए, और मुझे तो पहले ही पता था कि ये मेरे काम के अंदर इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ही हुआ। आपको पता है बड़े इंपॉर्टेंट इनको पोजीशन पे ट्रूडो साहब ने लगाया था जब ये कोविड-19 का वो वैक्सीन रोल आउट करना था पेंडेमिक में, तो उसके ऊपर इनको लगाया था 2021 में। तो उसके बाद फिर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस पे हटा दिया था, तो आज इनको बहरहाल राहत मिली है। इंडोनेशिया के अंदर जनाब एक नया क्रिमिनल कोड लाया गया है और इसके मुताबिक अब जो सेम सेक्स मैरिज है या कि अगर आपने ताल्लुकात कुछ बनाए वेडलॉक के अलावा तो उसके लिए सजाएं दी जा सकती हैं। अब इसके ऊपर क्रिटिक्स ने बड़ा इनको किया है, क्रिटिसाइज किया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, क्योंकि वो कहते हैं कि इस तरह से आप एक जो है बहुत बड़ी एक जो होएगी पॉपुलेशन का हिस्सा उसको आप टारगेट करेंगे। अगर वो उनको साथ भी कभी कोई देख लिया जाएगा तो शायद उनको टारगेट किया जा सकता है। एडवर्ड उमर शरीफ डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड HR जो है ह्यूमन राइट्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इसमें किसी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये हमारा एक इस्लामिक कंट्री, आपको पता ही है कि 5th लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। तो वो कहते हैं जी कि नहीं, हम 59 ईयर्स से इस चीज़ के लिए हम फाइट कर रहे थे, ये अन इस्लामिक है कि एक तो आप रिलेशनशिप्स शादी के बगैर रखें और उसके बगैर साथ में रहें, तो ये हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते हैं। तो अब इसके ऊपर काफ़ी वहाँ पे आज जो है शोर मचा है, तो देखेंगे आगे क्या चलेगा। अच्छा जी, जो हमारे बहनों और भाई, जो मेरी बहनें थी और माजिद भाई के भाई थे, बहुत दिनों से कह रहे थे कुछ ले आए भाई, कोई स्पेशल रिपोर्ट, तो आज हमने कहा चलो हम थोड़ी सी ले आते हैं। अल जजीरा की बड़ी ये इंपॉर्टेंट आज न्यूज़ है और ये इन्वेस्टिगेटिव उनका जो यूनिट है अल जजीरा का, उसने आज ये रिपोर्ट पूरी निकाली है और इसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी 2021 में ये शिकायतें जो हैं बांग्लादेश एंटी टेररिज्म रैपिड एक्शन बटालियन रैप जिसको बोलते हैं, इसके खिलाफ डाली गई थी USA के अंदर और UK में भी, और कहा गया था कि ये लोगों के डिसअपीयरेंसेस के अंदर और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं, ये टॉर्चर करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ये बिला वजह उठा
बुला लेते हैं और उनको बिला वजह रोकते हैं, तंग करते हैं बेतहाशा। तो इनको जो है इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की जरूरत है। यूके के बैरिस्टर टोबी कैडमैन जो कि इस सारी चीज को लीड कर रहे थे, वो कहते हैं जी कि मैंने यूके की फॉरेन और कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिस से बात की है। स्पेसिफिकेशंस उन्होंने नहीं दिए, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त हमने ये सारी रिपोर्ट सामने लेके आए तो यूएस ने फॉरेन एक्शन लेते हुए इसके ऊपर जो है वो किया था, सैंक्शंस इनके ऊपर लगाई थी। ये बांग्लादेश की जो ये रैपिड एक्शन बटालियन है, लेकिन यूके के ऊपर हमें बड़ा अफसोस हुआ कि यूके को जब कहा गया और वो सबसे बड़ा यूएस का एल आया है तो हमें लगता था कि बैक टू बैक ये भी सैंक्शंस लगाएंगे। उन्होंने अभी तक सैंक्शंस नहीं लगाई, जिसकी की वजह से हमको बड़ी जो है डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि जो लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के अंदर हैं, और सारी हमने रिपोर्ट तैयार की है और उसको बताया है और हजारों ही लोगों के इंटरव्यूज के ऊपर ये बेस थी, तो उसके ऊपर फिर अभी तक यूके ने क्यों नहीं लिया। इसके अलावा जो मोहम्मद अशराफुज्जमान जो कि लाइजन ऑफिसर थे एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर, वो कहते हैं जी कि हमें भी लग रहा था कि यूके फॉरेन एक्शन लेगा यूएसए के बाद, जब यूएस ने एक्शन इनको सैंक्शंस लगाए थे इनके ऊपर तो उन्होंने नहीं लगाए, तो हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तो अब ये फिर से एक दफा से रिपोर्ट लेकर सामने आए हैं और इन्होंने यूके की गवर्नमेंट को कहा है कि भाई इसके ऊपर आप एक्शन लें, और ये जो बहुत ही इनह्यूमन किस्म के एक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है बांग्लादेश की ये बटालियन, इसके ऊपर आप एक्शन लें। इसके अलावा जनाब न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, और ये भी एक स्पेशल रिपोर्ट ही है, आप समझें इसको। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक, अच्छा पहले तो हम आपको इसका जरा बैकग्राउंड बता दें। बैकग्राउंड ये कि कल टुमारो वेंसडे को जो शी साहब हैं वो अब जा रहे हैं सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, तो जाहिर है कि वहां पे उनकी मुलाकातें जो हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन MBS जो है क्राउन प्रिंस उनके साथ होंगी। अच्छा, इस सिनेरियो में न्यूयॉर्क टाइम्स का आज का ये एडिटोरियल है। अच्छा, अब इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ क्या है, उन्होंने कहा जी कि ये जो शी साहब इधर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके अंदर अब मिडल ईस्ट के अंदर चेंज आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे 80 हेड्स ऑफ द स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स भी इसमें कर रहे हैं, क्योंकि चाइना अब कोशिश कर रहा है मिडल ईस्ट में अपनी जगह बनाने का, जबकि वो देख रहा है कि अमेरिका से जो है ये हटते जा रहे हैं मिडल ईस्ट में लोग, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मिडल ईस्ट में जो लोग हैं हमारी इज्जत नहीं अमेरिका कर रहा है, हमको जैसे बुलिंग की तरफ लेके जाता है और हमें तंग करता है, तो इसलिए हमको जो है चाइना के साथ जरा जो है रिलेशंस डीप करने की जरूरत है। वो कहते हैं शी साहब जिस वक्त जाएंगे तो वो बताएंगे कि चाइना के आपके साथ डेकेड्स ओल्ड टाइज हैं और हम आपको हर चीज जो कि अमेरिका आपको देता था, आर्म्स देता था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता था, हम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम आपके लिए सब करेंगे, तो वो सब चीजें जो कि अमेरिका करेगा। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट कहती है कि लेकिन इसमें एक एलिमेंट जिसके के ऊपर चाइना नहीं सऊदी अरेबिया के साथ कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो ये है कि अमेरिका ने हमेशा कहा था हम सऊदी के साथ खड़े हैं और हम एज अ प्रोटेक्टर और गारंटर आपके साथ खड़े हैं, अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उसके लिए आपको फैसिलिटीज देंगे ताकि आप उसको काउंटर कर सकें। वो कहते हैं चाइना अभी ये रोल लेने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि शी साहब के वहां पे जाने पे और उनकी क्योंकि कंपनीज भी बेशुमार जा रही हैं और इस वक्त चाइनीज कंपनीज को KSA के अंदर, KSA मींस किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वहां पे उनको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो हैं वो मिले हुए हैं प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो कि वो वहां पे डेवलप कर रहे हैं फॉर द लेटेस्ट रेल रोड्स एंड सिटीज एंड एवरीथिंग जो के कर रहे हैं उसके लिए। तो वो कहते हैं जी शी साहब की ज्यादातर ये कोशिश होगी कि वो अब इनको बताएं कि अब हम रीजनल पावर हाउस हैं और आपको हमारी तरफ देखना चाहिए। और वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्रिटिसाइज भी इनको किया है। वो कहते हैं जी बिल्कुल, जिस तरह चाइना कह रहा है कि हम रीजनल पावर हाउस हैं, उसी तरह सऊदी अरेबिया भी कह रहा है हम रीजनल पावर हाउस हैं, हमारी तरफ तुम देखो। और वो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी एतराज किया है कि ये दोनों ही डिक्टेटरशिप्स हैं यहाँ पे, दोनों ही कंट्रीज में, दोनों ही के में जो है वो कहते हैं जी हमारे ह्यूमन राइट्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, दोनों ही कहते हैं हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर जो है वो जो है इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें आप। तो वो कहते हैं जी कि ये बहुत ही शी साहब का इंपॉर्टेंट होएगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने खुद अपने आप को एलियनेट किया है KSA से। कॉन्स्टेंटली KSA के ऊपर वो इतराज कर रहे थे। बाइडन साहब जिस वक्त इलेक्शन ट्रेल पे थे तो वो कॉन्स्टेंटली कह रहे थे कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज अ पैरिया स्टेट, और उसके बाद उन्होंने कहा था हम आर्म्स के डील्स भी रोकेंगे।
फिर उसके बाद जब इनकी मुलाकातें एमबीएस के साथ हुई तो इन्होंने सिर्फ एक फिस्ट आगे कर दी और सही तरह से हाथ तक नहीं उनके साथ मिलाया। वो कहती है इन सब चीजों ने इरिटेट किया है सऊदी अरेबिया को, इन सब चीजों ने। इसीलिए जिस वक्त वो सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि आप ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो मोहम्मद बिन सलमान ने साफ उनको कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि ओपेक प्लस में रशिया भी है और उसकी सहमति भी हमको चाहिए। तो उनको एक तरह से स्नब मिला था वहां पे। उसका फायदा, वो जो गैप अब क्रिएट हो गया दो बड़े ट्रेडिशनल एलाइज के बीच में, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट कहती है उसका फायदा अब चाइना उठाएगा और ये इनके और करीब आएगा। और चाइना इनको बताएगा कि ना तो वेस्ट की तरह हम तुम्हारी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, ना हम तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और ना ही हम अपना फायदा देखेंगे, हम विन विन सिचुएशन पे आपके साथ काम करेंगे। तो ये वो कहते हैं कि वेस्ट जो है इस चीज को अब बड़ा क्लोजली देख रहा है और वो कह रहे हैं जी कि इसमें बड़ी चेंज आई है। और वो चेंज ये आई है कि आपको पता है कि एक दफा का वक्त है, वंस अपॉन अ टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे और जिस वक्त वो विजिट पे गए थे तो पूरे सऊदी अरेबिया को फ्लैग्स के साथ, अमेरिकन फ्लैग्स के साथ सजाया गया था। और बेशक लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे तो भी बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी रियाद की, उसके ऊपर ट्रंप साहब की लगाई थी। तो ये दोस्ती का आलम था। उससे लेके अब तक जो है हालात खराब हो गए हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम इन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं जब बाइडेन साहब ऑफिस में आए, क्योंकि उनको समझ आ गई कि भाई जिनके साथ लड़ाई नहीं लेनी। लेकिन वो कहते हैं जी अब मूड उनका खराब हो गया, और चूंकि सऊदी का मूड खराब हुआ है तो मिडिल ईस्ट सारे का भी अब मूड जो है इनसे दूसरी तरफ जाएगा। तो वो कहते हैं जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, वो कहते हैं जी इससे पहले एक बड़ी जो उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज और भी कोट किया, उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया का, सिर्फ सऊदी अरेबिया का नहीं, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जो अरबिक स्पीकिंग न्यूज़पेपर है वो है शर्क अल औसत, लेकिन वो सऊदी बेस्ड है। वो कहते हैं जी इनके वहां पे आने से पहले शर्क अल औसत के अंदर जो चाइनीज एम्बेसडर हैं वहां पे सऊदी में, चेन वीगिंग, उन्होंने एक अपना ओपिनियन पीस लिखा था और उस ओपिनियन पीस के अंदर उन्होंने कहा था कि वेस्ट जो है उसने यूएसए को, केएसए को, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को बड़ी एरोगेंस के साथ जो है वो ट्रीट किया है। चाइना एरोगेंस नहीं बल्कि रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स जो है उसके ऊपर बिलीव रखता है, और इससे पहले कि आप ह्यूमन राइट्स के और बाकी चीजों के ऊपर हमें और या हमारे ऊपर एतराज करते हैं, यू पुट योर ओन हाउस इन प्लेस। तो वो कहते हैं जी ये बड़ा ही हार्ड हिटिंग आर्टिकल उनके बाइडेन साहब के वहां जाने से पहले ही शर्क अल औसत में ये ओपिनियन पीस अपीयर हुआ था। तो उसी वक्त से एक टोन सेट हो गई थी कि शायद अब जो है अरब वर्ल्ड जो है वो अब चाइना की तरफ देखेगा। तो वो कहते हैं कि बहरहाल ये बड़ी खलबली अब मिडिल ईस्ट में मची हुई, उसमें वेस्ट में मची हुई है, खासतौर पे अमेरिका में, और इसको बड़ा क्लोजली पेंटागन और बाकी जो है वो गौर से देख रहे हैं कि अब इनकी जो मुलाकातें होंगी, क्योंकि बहुत सारे जो चाइनीज़ कंपनीज के हेड्स हैं वो भी जा रहे हैं उनके साथ, तो वो हो सकता है कि उनको और प्रोजेक्ट्स वहाँ पे मिल सकें, तो हो सकता है कि बिल्कुल ही हट जाएंगे अमेरिका से, तो ये उनके लिए खतरे की बात है। तो ये बहुत आज इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स का जो है आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अच्छा जी, इंडिया के अंदर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जो है, यानी कि कांग्रेस पार्टी और है, तृणमूल कांग्रेस जो है वो वेस्ट बंगाल में है, तो वो दैट इज ममता बनर्जी की पार्टी। बहरहाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जो है ये दो डिफरेंट पार्टीज हैं, और इन दोनों ने ही आज जो है जो गुजरात के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं जिनका हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने आज मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज किया है और उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कर रहा है, वो मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लेता है, वो क्यों नहीं कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर जो है मोदी जी के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। हुआ क्या है, हुआ ये है जी कि अंडर कोड ऑफ कंडक्ट जब कहीं पे इलेक्शंस होते हैं तो उससे एक दिन पहले ही आप अपनी इलेक्शन की सारी जो होती हैं एक्टिविटीज उनको रोक देते हैं, लेकिन ऑन इलेक्शन डे इटसेल्फ भी बजाय इसके कि मोदी जी डायरेक्टली गुजरात के किसी पोलिंग स्टेशन में जाके अपना जो है वो वोट डालते, वो पूरा वो डिस्टेंस जो कि पोलिंग स्टेशन तक जाता था उसमें पैदल चल के गए, साइड पे लोग खड़े हुए थे, उनको वो हाथ हिलाते रहे, जिसका के मतलब ये था कि आई एम हियर तो यू नीड टू सपोर्ट मी। तो वो कहते हैं जी ये कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। कांग्रेस के जो मीडिया हेड है पवन खीरा, वो कह रहे हैं जी कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं, और फिर ये सारी रैली जो थी ये क्यों फ्री ऑफ चार्ज सारे इंडिया के चैनल्स पे दिखाई गई है, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। आप इलेक्शन वाले दिन
किसी भी लीडर की कोई रैली कोई चीज नहीं दिखा सकते हैं, तो ये है। इसके अलावा ममता बनर्जी जो है टीएमसी की हेड और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी कि ये जो बीजेपी है ये वीआईपीज की पार्टी है, वीवीआईपीज बल्कि उन्होंने कहा उनकी पार्टीज हैं, और ये रोड शोज जो है ये ही कर सकते हैं और इन्हीं को कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी अगर कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ेगा तो उसके लिए सजाएं हैं। तो ये आज पार्टीज का जो है बहुत ज्यादा आया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी कहा है, उन्होंने कहा जी कि मेरे जो डांटा ट्राइब के जो कैंडिडेट्स थे गुजरात से जो खड़े हुए थे उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं और बाकी जगहों पे भी उनके कैंडिडेट्स के ऊपर अटैक्स हुए हैं। तो काफ़ी शिकायतें जो हैं ये आई हैं। पाकिस्तान के अंदर जनाब ये तो भी आपको बता ही दिया है, जो हमारे मोज़्ज़ यहाँ पे मेहमान आए थे उन्होंने, कि फाइनली एफआईआर जो है वो लिखवाई गई है जो अरशद शरीफ साहब हैं उनके अगेंस्ट। और इसके अंदर अब एफआईआर के अंदर मैं सिर्फ छोटी सी बात ऐड कर दूं कि 3 सस्पेक्ट्स का नाम ऐड किया गया है, वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक अहमद। और ये उस वक्त हुआ है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया था और पीटीआई हैज़ बिन आस्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि आप ये करें। और प्राइम मिनिस्टर वैसे शहबाज शरीफ साहब ने भी सीजेपी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको कहा था कि एक जुडिशल कमीशन बनाएं, और उनकी मदर भी बड़े दिनों से कर रही थी। तो फाइनली ये हुआ है आज इस्लामाबाद के रमना पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर जो है इनके लिए लिखी गई है। आईएसपीआर की आज एक प्रेस रिलीज आई है और इसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है नए वाले जनरल आसिम मुनीर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे गए हुए थे। केपी का जो तीरा वैली है उसके अंदर वो आज जवानों से मिले और उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा कि किसी सूरत में ये जो वॉर ऑन टेरर पे हमने कामयाबियां ली हैं उनको कॉम्प्रोमाइज हम नहीं होने देंगे और किसी को जो है यहाँ पे पीस को स्टेबिलिटी को रीजन के अंदर खराब नहीं करने देंगे। इसके बाद जो है ये कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स पेशावर में चलेगी और वहां पे जो मार्टर्स की जो ग्रेव्स थी उनके ऊपर इन्होंने फूल रखे और इन्होंने कहा कि हम इसी तरह टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे और एंडोरिंग पीस और स्टेबिलिटी के लिए भी लड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट जो है जी उसने आज एफआईए का जो नोटिस था इमरान खान साहब के खिलाफ उसको आज ऑडियो लीक्स में वो जो हुई थी जिसमें कि कहा गया था कि साइफर जो है वो उसके ऊपर बात कर रहे थे ये पीटीआई के जो ऑफिशियल्स हैं, जिसमें कि कहा जा रहा था कि जी इसको जो है नैरेटिव को बिल्ड करने की ज़रूरत है। उसके लिए आज लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इस नोटिस को सस्पेंड किया जाए। और क्योंकि इमरान खान साहब ने एक दिन पहले कहा था कि एफआईए की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मुझे बुलाए और मेरे से पूछगछ करे, ये टोटली इलीगल और अनलॉफुल है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी इस नोटिस को आप रद्द करें, सस्पेंड करें और हमने अगर पूछना होगा तो हम पूछेंगे। इसमें बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट है उसने भी आज ऑर्डर दिए हैं कि जितने भी केसेस पीटीआई के सेनेटर जो फॉर्मर थे आजम सवाती साहब उनके खिलाफ जो है ड्रॉप किए जाएं। और इनकी आपको पता ही है कि इनको पकड़ा गया था कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स जो उन्होंने की थी मिलिट्री के अगेंस्ट। और ये जो पिटीशन थी ये उस्मान सवातीन के बेटे ने डाली थी और कहा था कि ये ऑलरेडी पिंडी के अंदर थे और इनको जो है क्वेटा पुलिस उठाकर यहां से पिम्स हॉस्पिटल में से ले गई थी और इनके वालिद साहब काफ़ी बीमार हैं। तो आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा है कि तमाम केसेस जो हैं उनको रद्द किया जाए, कुछ भी रजिस्टर इनके खिलाफ नहीं होगा अब आजम सवाती साहब के बारे। इस्लामाबाद में एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद से आपको पता ही है कि वहाँ पे एक बड़ा हाई एंड मॉल जो है कुछ अर्सा पहले खोला गया था सेंटोरस। वो सेंटोरस जो है वो बिलोंग करता है जनाब जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर इलियास से। तो सीडीए ने इनको एक बिल्डिंग वायलेशन रेगुलेशन के अंडर एक नोटिस भेजा था और कहा था कि इसको फौरन खाली करो ताकि इसको ढाया जाए। तो ये जितने भी यहाँ पे जो बिजनेसमैन थे वो बाहर सड़कों पे आ गए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और पूरा ये जो ब्लू एरिया का जो रोड का एरिया है ये सारा उन्होंने बंद कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल यहाँ से उठेंगे नहीं अगर आपने ये किया। तो इसको जो है पीटीआई ने बड़ा कंडेम किया था और उन्होंने कहा था कि आप कश्मीरियों को क्या ये दे रहे हैं जो कि इधर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका एक गलत आप मैसेज दे रहे हैं। और फिर जो है फवाद चौधरी जो है पीटीआई के लीडर उन्होंने भी बड़ा इसको स्लैम किया था। उसके बाद आज जो है सीडीए ने ये अपना नोटिस वापस ले लिया है और इमरान खान साहब ने कहा है कि यहाँ पे जंगल का कानून है और हमें समझ नहीं आता कि किसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है और क्यों लिया जाता है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। एंड जनाब मेरी अपनी पर्सनल बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस, ओ माय गॉड, क्रिस्टी एलन, very sorry to hear that. Very 71 years she was battling for a long time. I couldn't believe myself. 71 है। हाँ, इतनी कोई खूबसूरत थी, इसने काम किया था। मजद भाई आपको पता है इसकी फिल्म आई थी 90s में ड्रॉप डेड गॉर्जियस। ओह माय गॉड, दिस वुमन वाज एक्चुअली ड्रॉप डेड गॉर्जियस। हम छोटे छोटे बच्चे थे जब इसकी ड्रामे और इसकी फिल्में आते थे तो वी वुड रियली इन ऑफ ऑफ दैट वुमन्स ब्यूटी। शी वाज सो ब्यूटीफुल। I used to watch Cheers. Yes, Cheers। बहुत ही इनका बड़ा अच्छा रोल था। बहुत जबरदस्त। आपने इसकी फिल्म देखी है लुक हुज टॉकिंग?
अच्छा हाँ, you need to see that, you need to see that, very very interesting movie। अच्छा वो देखें। तो जनाब इनको 2 टाइम एमी अवार्ड्स इनको मिले थे, और ये जो हिट सीरीज जो कि माजिद भाई बता रहे हैं चीयर्स में काम करती थी, लेकिन इनको कैंसर था। तो इनके जो बच्चे हैं ट्रू एंड ली पार्कर, उन्होंने आज कहा कि आवर मदर हैज लॉस्ट बैटल अगेंस्ट इट एंड शी वाज एन इनक्रेडिबल एंड फियर्स वुमन, और बड़ी ही पॉपुलर थी, एंड लाइक आई जस्ट सेड माय पर्सनल फेवरेट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमन एंड स्टनिंग थी ये। शाहरुख खान साहब जो हैं जी, उनके पठान जो मूवी नहीं आने वाली है उसका नया पोस्टर आज यशराज मूवीज ने फिर से रिलीज किया है। इसके अंदर ये बड़ी इनके ऊपर इंटेंस लुक जो है दिखाई दे रही है, और भी जो कुछ पोस्टर्स आए हैं उसमें दुबई के लैंडमार्क्स पीछे नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान इस फिल्म के अंदर डेयर डेविल स्पाई का रोल कर रहे हैं, और ये सिद्धार्थ आनंद की डिक्टेटोरियल मूवी है, और इसमें दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी आपको नजर आएंगे। सलमान खान भी आपको छोटे से कैमियो में नजर आ सकते हैं, और जो सलमान खान की जो फिल्म आने वाली है टाइगर 3, तो सलू भाई की उस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो आपको नजर आएगा। तो या भाई भाई बन गए दोनों तो नजर आएंगे। शक्ति कपूर साहब ने जी अपना एक कपिल शर्मा शो में बात करते हुए कहा कि मैंने सोचा था एक दफा कि मैं एक्टिंग बिल्कुल छोड़ दूंगा, उसकी वजह यह है कि कॉमेडी मूवी सत्ते पे सत्ता मैंने की, और उसके बाद फिर मुझे मूवी मिली मवाली 1983 में। वहां पे जो है मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मार पड़ रहे थे, कभी एक शॉट में कादर खान थप्पड़ मारते थे, दूसरे में रानी थप्पड़ मारती थी, मैं गिर जाता था। तो मैंने कहा खली वली मुझे कोई फिल्म में काम नहीं करना। मैंने कादर खान को कहा मेरा टिकट बुक कराओ, मैं वापस जा रहा हूं। तो फिर इनसे उन्होंने पूछा कि आप फिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे ठहरे, तो उन्होंने कहा कि वीरू देवगन जो कि अजय देवगन के वालिद साहब हैं, कहते हैं उन्होंने फिर मुझे एडवाइस किया कि नहीं ये सिर्फ एक फिल्म है, तो तुम जाओ मत, तुम्हारा तो वो कहते थे नहीं, मैं कहता था मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, मेरा करियर भी खत्म हो गया, हाँ बस बहुत थप्पड़ खा लिए, मैं जा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जी इंग्लैंड की जो टीम है उसको और अपनी पाकिस्तानी टीम को भी एक डिनर उनके लिए होस्ट किया हुआ था PM हाउस में, और वहां पे उन्होंने रमीज राजा साहब की खूब जम के तारीफें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को सही दिशा में लेके जा रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त हम छोटे थे तो रमीज राजा साहब के वालिद साहब एडिशनल कमिश्नर थे लाहौर के, और हमको फ्री पैसेस देते थे क्रिकेट मैचेस देखने के, तो उस जमाने से मैं इनको जाता हूं। और ये इन्होंने इस दफा ये पहली इनके साथ मुलाकात थी रमीज राजा के साथ जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं अप्रैल में, और उन्होंने कहा कि जी बहुत बहुत मुबारक हो इंग्लैंड की टीम को। बेन स्टोक्स का उन्होंने डोनेशन पाकिस्तान के फ्लड विक्टिम्स को देने के लिए शुक्रिया किया, और उन्होंने कहा कि आई एम कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान टीम जो है वो मुल्तान के टेस्ट में बाउंस बैक करेगी। पाकिस्तान की जो T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप टीम थी उसको इंडिया ने वीजे देने से इनकार कर दिया है। टीम जो है वो लाहौर में बैठी हुई है इस इंतजार में कि उसको दिया जाए। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल जो है उसने काफ़ी इस चीज़ का बुरा मनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2 टाइम रनर अप है, तो काफ़ी इसके ब्राइट चांसेस थे विन करने के, और ये जो वर्ल्ड कप था ब्लाइंड क्रिकेट का ये होना था दिसंबर 5 से 17 में इंडिया में, लेकिन अब नहीं उनको दिया गया। फेडरेशन का कहना है कि अगर इनको वीज़ा मिल जाएंगे तो ये फ़ौरन अपने मैचेस ग्रीस का जुड़ करेंगे और ट्रैवल करेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है उसके ऊपर आज बड़ी उंगलियां उठी हैं, क्योंकि जो अभी फुटबॉल के मैचेस होने वाले हैं उसमें मिडफील्डर हाजरा खान जो है, जो कि बड़ी एक्सपीरियंस थी, उसको स्क्वाड में से ड्रॉप किया गया है। ये 4 नेशन कप है जो कि सऊदी अरेबिया में हो रहा है। इसके लिए 34 लड़कियों को बुलाया था, लेकिन इसके अंदर जितनी भी मेन लड़कियां थीं, मापारा, अनीका, जुलेखा, रोशनन, खतीजा, और ये इन सबको ड्रॉप किया है, और सिर्फ एक वाहिद जो सीनियर प्लेयर है वो मलका नूर है। और फेडरेशन का कहना है जी कि हम जरा थोड़ी लेके जाना चाहते हैं यंग टीम को, तो उनको भी ग्रूम करना चाहते हैं। एंड जनाब ब्राजील की वर्ल्ड कप जो टीम है उन्होंने आज बड़ा प्यारा जेस्चर शो किया। अपने जो हैं उनके लेजेंड पेले, 82 इयर्स उनकी एज है, उनको डेडिकेट किया है अपनी 4-1 विन जो थी इनकी साउथ कोरिया के अगेंस्ट उसमें, क्योंकि पेले जो हैं बड़े बीमार हैं, उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी है, इसके अलावा उनको कोलोन कैंसर है, तो अंडर ट्रीटमेंट हैं। तो आज उन्होंने उनका बड़ा सारा एक फ्लैग पकड़ा और उसके ऊपर लिखा था पेले, और उसके ऊपर उनकी तस्वीर थी। तो उन्होंने कहा वी डेडिकेट दिस टू आवर लेजेंड पेले। पेले बाय द वे इज नॉट अंडर ट्रीटमेंट एनीमोर, ही इज इन पैलिएटिव केस केयर, तो अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। या वेरी सैड टू हियर दैट। या बिल्कुल एग्जैक्टली, तो काफ़ी सीरियस है, काफ़ी सीरियस है, क्योंकि बहुत अरसे से दिन का था कोलोन कैंसर। और बाकी जो खबरें हैं वो तो फिट बाल की माजिद भाई सुनाई चुके हैं। नहीं, मैं अभी आपकी प्रेडिक्शन लेनी है मुझे, क्योंकि हमारे पास 1.5 मिनट बाकी है, तो 1.5 मिनट में मुझे आपकी जो है क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया, ब्राज़ील, नेदरलैंड्स, अर्जेंटीना, मोरक्को, पोर्चुगल, इंग्लैंड एंड फ्रांस। मगर इससे पहले मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आज जो मैचेस हुए पोर्चुगल और स्विट्जरलैंड में, आपने किसको पिक किया था?
और पोर्चुगल जीत गया। या ओह वाह, शाहजिया जी ने कमाल की बात है आपकी। और मोरक्को और स्पेन में किसको पिक किया था? स्विट्जरलैंड को। मोरक्को और स्पेन का मैच हो रहा है, आपने स्विट्जरलैंड को पिक किया। हाँ, मैंने स्विट्जरलैंड को पिक क्या किया बात था। है जी आपकी। क्या बात है, वाह जी, क्या वाह, क्या बात है, छा छू गए हैं ना, छा गई हैं आप, छा गए महेश भाई, छा बस गई देख हैं। लें आप, देख तो मोरक्को और स्पेन में आपने स्विट्जरलैंड को हमने किया था। हाँ, यस यस। बाद में मोरक्को जीत गया। अच्छा अच्छा, यानी दोनों हार गए हैं इसके अगेंस्ट, स्विट्जरलैंड भी और स्पेन भी। अच्छा, क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया और ब्राजील, किसको पिक कर? बहुत ही डिफिकल्ट मैच है, लेकिन मुझे लगता है ब्राजील। मुझे लेटर ना लिखना ब्राजीलियंस। नेदरलैंड और अर्जेंटीना। शुड बी अर्जेंटीना, शुड बी अर्जेंटीना। हाँ, ओके, मेरी बड़ी विश है, मेरे दिल की ख्वाहिश है। अच्छा, आपके दिल की हाँ, ख्वाहिश है। मेरी ये दो फेवरेट टीम्स हैं, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। ओह माय गॉड, इस दफा मेरी प्रेडिक्शन ये है कि कुछ सरप्राइज होगा। हाँ, सरप्राइज हो सकता है। कोई नई टीम आएगी, Yes. सरप्राइज होगा। यस, क्योंकि इन्होंने ब्राजील और अर्जेंटीना को अपना तो दोनों बेचारे हारेंगे। मोरक्को एंड पोर्चुगल। पोर्चुगल, आई स्टिल थिंक पोर्चुगल। ज़ीशान, सॉरी ज़ीशान, इन्होंने तुम्हारे पोर्चुगल को पिक कर लिया है। अच्छी बात। और इंग्लैंड एंड फ्रांस। शुड बी फ्रांस, लेकिन इंग्लैंड जीत सकता है, मेरा ख्याल है। इंग्लैंड काफी स्ट्रांग है। इंग्लैंड या फ्रेंच पीपल, दया कर दिया आप पे, मैंने छोड़ दिया आपको। इंग्लैंड। ओके, देयर गोज द इंग्लैंड टीम। खैर, ये इसकी बातचीत अब तो ये फ्राइडे को होंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे को ये क्वार्टर फाइनल्स होंगे, तो हम आपको मंडे को इस बात करेंगे, इसलिए मैंने इनकी दोनों प्रेडिक्शंस ले ली। बकिया की बातें कल इंशाल्लाह, कल। I'll see you tomorrow, इंशाल्लाह।